गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आप लोगों के सामने कक्षा 11 का आरोह भाग 1 से गद्य खंड का चौथा चैप्टर गलता लोहा का तीसरा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पिछले दो भाग में आपने देखा कि मोहन किस प्रकार से अंतर्द्वंद में पड़ा हुआ है। हंसुआ लेकर के जाता है, खेत जाना था लेकिन चला गया वो शिल्पकारों की टोला में, और वहाँ धनराम जो लोहा गर्म करके पीट रहा था उस वहीं जा कर के एक कनस्तर पर बैठ गया और बड़े ध्यान से देखने लगा। तथा कुछ देर बाद दोनों अपने बचपन की यादों में चले गए, क्योंकि दोनों सहपाठी थे, साथ पढ़े हुए थे। मोहन ने पूछा कि मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब नहीं रहे होंगे। धनराम ने कहा, कितना बढ़िया मास्टर साहब थे, अभी पिछले साल तो गुजरे हैं। कहते कि अंतिम दम तक उनके छड़ी का डर मुझे लगा ही रहता था, और कह करके हंसने लगते हैं सब। दोनों चले जाते हैं। धनराम कहता है कि लल्ला, क्या वो दिन थे कि स्कूल में धमाक चौकड़ी मास्टर त्रिलोक सिंह गोपाल सिंह की दुकान से जब तक हुक्का गड़गड़ा करके विद्यालय की चारदीवारी में प्रवेश करते, सभी लड़के एकदम शांत हो जाते, डांट कर पूछते कि प्रार्थना हुआ, कि जबकि वो जानते थे कि अगर प्रार्थना हुआ होता तो उनके तक आवाज़ जरूर जाती। प्रार्थना नहीं हुआ है। पूछते हैं मोहन कहाँ है। मोहन उनका चहेता शिष्य था, पंडित बिरादरी का था, पढ़ने में कुशाग्र भी था, इसलिए उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखे थे। वो कहा करते थे कि मोहन एक दिन जरूर इस विद्यालय का तथा हमारा नाम रोशन करेगा। मोहन के सवाल सही होते और वो जिनके सवाल गलत होते थे उनको सज़ा भी देता, कान पकड़ के उठवाता बैठवाता, या जो भी मास्टर कहते हैं। इस बात पर धनराम कहता है कि मुझे कभी भी उससे ईर्ष्या नहीं हुई। क्यों? पहला कारण कि उसे जन्म से ही ये बात बिठा दिया गया था कि मोहन बड़ी जाति का लड़का है, या बड़ी जाति के लोगों का अधिकार है हमें प्रताड़ित करना, दंडित करना। और दूसरी बात कि वह पढ़ने में तेज है, और जो तेज होगा उसको दंड देने का अधिकारी यही है, जो बता देगा उसे दंड देने का अधिकारी है। मेन सबसे फैक्टर ये है कि जो तेज है पढ़ने में वो दंड देने का अधिकारी है, बताएगा तो भाई अब जैसे मास्टर कहेंगे करेगा ही। ऐसा नहीं है, हम लोग भी पढ़ते थे तो यही परंपरा चलता था। तो ऐसा नहीं कि जो ठाकुर या पंडित का लड़का वही बता देगा तो मैं, जो हरिजन का लड़का था, जो यादव का लड़का था, जो छोटी बिरादरी का लड़का था, वो भी बता देता था, तो वो भी सबको मारता था। कहे कि एक दिन ऐसा हुआ कि मास्टर त्रिलोक सिंह कहने लगे, धनुआ चल तेरह का पारा सुना। इसने कहा कि किसी तरह घोटा लगाते लगाते 12 तक तो याद हो पाया था, लेकिन 13 का याद नहीं हो पाया था। शुरू किया 13 कम 13, 13 दूनी 24। तब तक सटाक से पैर की पिंडलियों पर ही उसे संटी लगती है। संटी यानी कि वो जो एकदम कमज़ोर लकड़ी होती है, टूट जाती है। तो उसी से कहते हैं जा 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 मजबूत डंडा लेकर क्या। कहते हैं उनका सामान्य नियम था कि दंड पाने वाले को ही, सज़ा पाने वाले को ही हथियार चुनने का, हथियार जुटाने का अधिकार था। तो जाहिर है कि मास्टर को खुश करने के लिए वो मोटा डंडा ले आएगा। धनराम यहाँ तक हुआ था आपको।
यहाँ तक दूसरे वीडियो में हुआ है। अब है कि धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर, पूरे दिन घोटा लगाता रहा, यानी कि पूरे दिन याद करता रहा, चाहे उसके मन में अब डर बैठ गया था मास्टर त्रिलोक सिंह का। जब डर बैठ जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। काम तभी आप कुशलतापूर्वक कर सकते हैं जबकि आप फ्री माइंड से करें, स्वतंत्र दिमाग से प्रसन्नचित्त मुद्रा में करें, तो आप कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। जब डर बैठ जाएगा ना तो उसमें निपुणता नहीं आएगी। काम बहुत अगर प्रयास कर तो लेंगे लेकिन निपुणता नहीं आएगी, निश्चित रूप से वो कुछ ही मिनटों कुछ ही घंटों में भूल जाएंगे। तो अब कह रहे कि वो मास्टर का डर रहा हो या मंदबुद्धि का, कि दिन भर वो रटता रहा, घोटा लगाता रहा, मतलब रटता रहा, लेकिन 13 का पहाड़ा याद नहीं हुआ। छुट्टी के समय जब मास्टर साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वो फिर लड़खड़ा गया। यानी कि 13 कम 13 तो याद था, 13 दूना 26 जो 24 जो कर रहा था वो 13 दूना 26 हो गया, 13 तिया 39 पे आकर के फिर रुक गया। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए वेद का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी थी। जबान की चाबुक यानी कि कठोर बातें, जो कि बातें ही ऐसी कह दीजिए कि दिल पे लग जाए तो डंडे के मार की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जबान की चाबुक चलाते हुए व्यंग बात कहते हुए कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो वही लोहा सोहा भरा है, पीटना है, लोहा बनाना है, कूचना है, विद्या कहाँ से आएगा। देखिए ये भी गलत था मास्टर का व्यवहार, जातिगत पैसे पर उन्होंने प्रहार किया, यह नहीं करना चाहिए था उन्हें। लेकिन एक मास्टर हर वो युक्ति लगाता है जिससे कि बच्चा सुधरने का प्रयास करे। उन्होंने सोचा कि शायद ऐसे ही कहे तो ये पढ़े, क्या कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे। अक्सर लोग को नहीं कहते तेरे दिमाग में भूसा भरा है, इसमें कहाँ से ज्ञान आएगा। तो उन्होंने कहा लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ से आएगा, इसमें लोहे का तेज है, विद्या का तेज कहाँ से आएगा। अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। झोला लिए थे, उसमें 5-6 हंसुआ बाकी रखे हुए थे, और सब निकाल के दे दे, ले जा कल लेके आना इस पर धार लगा करके। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। यानी धनराम के पिता के पास भी उसे पढ़ाने के, किताबें खरीदने, कापी खरीदने की शक्ति सामर्थ्य नहीं थी। इसलिए धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धौंकनी फूंकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया, और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगे। वो जानते थे कि मैं इनको पढ़ा नहीं पाऊँगा, मेरे पास उतनी सामर्थ्य नहीं है। तो क्या करते, जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, अपना समझदार होता गया, उन्होंने वही भट्ठी में काम कराना शुरू कर दिया। जैसे पहले भट्ठी लगाना, फिर भाती हवा देना, फिर निकाल करके शाम लगाना, यानी पानी पर चढ़ाना, फिर हथौड़ा पीटना, फिर घन चलाना, यानी गर्म लोहे पर 2 लोग मिल करके एक साथ हथौड़ा चलाते हैं। 2 लोग मिल करके एक साथ हथौड़ा चलाते हैं तो उसमें बड़ा सामंजस्य होता है, दोनों एक साथ नहीं गिरता है, एक बार इसका एक बार उसका, और लगातार गिरता रहता है। फर्क इतना ही था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का वेद चुनने की छूट दे देते थे, वहां गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे, और जरा सी गलती होने पर छड़, बेंत, हत्था जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते। गंगाराम जो उसके पिता थे, यहाँ पे अगर गलती करता था तो मास्टर खुद उससे कहता जा डंडा ले तब तुझे पीटेंगे, परंतु वहाँ उसके पिता थे, अगर उससे गलती होती थी तो तुरंत जो उनके हाथ लगता था, डंडा लगा डंडा, लोहे का छड़ लगा छड़, हथौड़ा लगा हथौड़ा, मतलब जो भी उनके हाथ में आता था उसी से धर देते थे, पीट देते थे।
गंगाराम अचानक चल बसे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कि वे कब गंगाराम की ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे थे। अचानक ही एक दिन उनके पिता की मृत्यु हो गई तो ये सीख ही रहा था कि धीरे धीरे उनका धंधा संभाल लिया। बिजनेस का थोड़ा यही लाभ भी होता है कि अगर चले भी जाएं तो बच्चे अगर हैं तो संभाल लेते हैं। और गांव में लोग नाम से फलाने लोहार के यहाँ चले जाओ, फलाने लोहार के चला जाओ, फलाने लोहार के चले जाओ, फलाने नाऊ के यहाँ चले जाओ। लेकिन वो फलाने मर गए तो अब उनके लड़के का नाम धनराम के ऑफर पर, धनराम के ऑफर पे चले जाओ, धनराम के ठिए पर। कब हो गया किसी को पता भी नहीं चला। धनराम ने उनकी कमी को खलने नहीं दिया गाँव वालों के लिए। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सही सिद्ध कर दिया। 5वीं के बाद अब तो मतलब स्कॉलरशिप वैसे ही जनरल मिलती थी, पहले सबको नहीं मिलती थी। स्कॉलरशिप की परीक्षा होती थी, जो उस परीक्षा में सफल होता था उसी को स्कॉलरशिप मिलती थी। तो वो स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति पा गया। तो त्रिलोक सिंह मास्टर को ने जो भविष्यवाणी की है कि बड़ा होकर के ये आगे चल कर के स्कूल का और मेरा नाम रोशन करेगा, वह भविष्यवाणी कुछ हद तक सही साबित होती दिखी। साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोताई करने वाले बंशीधर तिवारी का हौसला भी बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। साधारण परिवार से थे, उसके पिता भी पुरोताई करके यानी पंडिताई करके परिवार का खर्चा चलाते थे। तो जब बेटा पढ़ने में तेज होता है या बेटी जो भी, तो अभिभावक हर संभव प्रयास करते हैं पढ़ाने के लिए। तो वो भी सोचे कि चलिए ठीक है, किसी तरीके से पढ़ा देंगे तो बेटा बड़ा आदमी बन जाएगा। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। जो धंधा चला रहा था पूजा पाठ का, अब उसमें वो नहीं मज़ा, वो बात नहीं रह गई, वो सम्मान नहीं रह गया, क्योंकि अब वो इनसे हो भी नहीं पाता था। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। भाई दान दक्षिणा कोई कितना देगा, आपका पूरा घर चलाने भर का थोड़ा देगा। जिसकी जितनी सामर्थ्य होगी उतना ही दान दक्षिणा देगा। अब उससे किसी तरीके से भोजन पानी का खर्चा चल जाता था, पढ़ाई लिखाई का तो दूर ही। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। दारिद्र्य यानी गरीबी, दारिद्र्य मीन्स गरीबी। उनका इच्छा था कि मोहन पढ़ लिख करके दारिद्र्य मिटा दे, गरीबी मिटा दे, उनकी यही हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। अब 4 मील इट मीन्स 6.5 किलोमीटर सोच लीजिए। 4 मील मतलब 6.5 किलोमीटर पैदल जाना। पहाड़ों पर 2 मील यानी 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई थी। उसके बाद जो प्लेन था उसमें नदी थी बीच में। और पहाड़ों की नदियाँ बड़ी खतरनाक होती हैं। अभी आप नदी पार कर रहे हैं, आधे नदी में ही रहेंगे कि अचानक पानी बढ़ने लगेगा और इतना तेज बहाव होगा कि आप बह जाएंगे, आपको आभास नहीं होगा। तो ये बड़ी अब कठिन समस्या थी कि कैसे पढ़ाई किया जाए। तो भी बंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया, क्योंकि 5वीं के बाद स्कूल में गांव में स्कूल नहीं था। 6ठी में स्कूल गांव से बाहर था, जो कि 6-6.5 किलोमीटर दूर था। अब बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। जो लड़का पैदल 6 किलोमीटर चल के जाएगा, 6 किलोमीटर आएगा, क्या पढ़ेगा, थक जाते थे। तो इन्हें
वो वेद पुराणों में विद्या व्यसनी है कि विद्या के जानकार लोगों की कथा सुनाते थे कि किस प्रकार से लोग गुरुकुल में जाकर के, गुरु के पास जाकर के भिक्षाटन करके पढ़ाई करते थे। यानी ये दिखाते थे कि लोग मेहनत करके ही पढ़ते हैं, मेहनत से घबराना नहीं चाहिए। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए बंसीधर नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया। अब वर्षा के दिन में नदी में पानी बढ़ जाए तो क्या करेगा, तो उसी पार उनके यजमान रहते थे, तो उसके किसी यजमान के घर भाई कहा कि बरसात भर आपके यहाँ रहेगा, फिक्स कर दिया उन्होंने। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार होने पर गांव लौट आता था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था तो मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार आ रहा था। तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। नहीं सुनता है कि बादल फट गया पहाड़ों में। बादल फट के जाना का मतलब कि बादल कोई फट के गिर नहीं जाता है, मूसलाधार बारिश हो जाती है। इतनी बारिश हो जाएगी कि वो मिनटों में सब बहा ले जाएगा। तो भारी बारिश होने के कारण कुछ घसियारों यानी कि घास काटने वालों के साथ वो नदी उतर रहा था। पहले नदी की धारा में झाड़ झंखाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचा। अनुभवी लोग जान जाते हैं घास पात आ रहा है, मतलब कि पानी बढ़ रहा है तेजी से, निकल लो या तो वापस लो भैया। तो किसी तरह सब निकल लिए। फिर भी किनारे आते आते पानी मटमैला यानी कि तेज़ पानी का रेला शुरू हो गया। मटमैला यानी गंदा पानी, जब बारिश का पहले बाढ़ में आता है तो गंदा पानी आता है। इस घटना के बाद बंसीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे कि भाई कैसे काम चलेगा, बड़ी लंबे समय है। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। उन्हीं के बिरादरी का दयादी का एक लड़का रमेश लखनऊ काम करता था सचिवालय में, और छुट्टी में आया था। बातों बातों में बंसीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जताई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। भाई आया था तो अक्सर लोग जो बाहर रहते हैं तो लोग बताते हैं मेरा लड़का ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन चिंता की बात है कि बहुत दूर स्कूल है, वो सफल नहीं हो पा रहा है। तो उसने सुझाव दिया और ये भी कहा कि चाचा ऐसा करिए कि इसको हमारे साथ लखनऊ भेज दीजिए। अरे घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वो अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। सुझाव तो बहुत बढ़िया भाई, एकदम से वाजिब है। बंसीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों, उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। बंसीधर को तो लगा भाई कि ये तो कोई साक्षात भगवान आ गया जो हमारी समस्या को यूं ही चुटकियों में समाप्त कर दिया। हाँ, ऐसा कोई कहूँ कहता भाई आजकल के ज़माने में वो भी ले जाना है लखनऊ शहर में जहाँ कि वो बच्चा पढ़ेगा। उनकी आंखें भर आई। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है, यानी भाई दयाद का यही सहारा होता है। ये सही बात है कि भाई दयाद लोग जो आपके भाई होते हैं, पटीदार होते हैं, वो मुसीबत में काम वही आते हैं। छुट्टियां शेष होने पर यानी छुट्टियां समाप्त होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपने गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सामासा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था का हाथ बटाने के अलावा
धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभीयों के लिए काम काज में हाथ बटाने का साधन बन गया। देखिए, रमेश उसको ले तो आया, लेकिन नीयत ही सही नहीं थी। यहाँ आया तो वो चाची यानी रमेश की जो माँ और रमेश की पत्नी भाभी, वो दोनों के काम में हाथ बटाने लगा। जैसे झाड़ू पोछा, बाजार से सामान लाना, दूध लाना, राशन लाना, ये सब काम अब वो करने लगा। और सिर्फ उन्हीं का नहीं, करते करते पूरे मोहल्ले के चाची या भाभियाँ, मोहन बाजार जरा मेरा दूध ले आ देना, मोहन जरा यही सब्जी ला दो, मोहन जरा ब्रेड ला दो, दिन भर वो यही काम करने लगा। मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को दे आ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था, और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। अब यहाँ ये सोचता था कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, तो उसे अपना ये नहीं कहता था कि ये मेरा दया चाचा का लड़का है, कहता यार ये नौकर है। ठीक है, अब आज के वीडियो में इतना ही। आगे की व्याख्या हम अगले वीडियो में जल्द ही लेकर के आएंगे। अगर इस वीडियो में कोई भी समस्या आपको है, परेशानी है, तो आप हमसे व्हाट्सएप के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए या कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, हम तुरंत उसका जवाब देंगे। धन्यवाद।